फर्स्ट राउंड फाइनली हो चुकी है एंड उसकी सीट अलॉटमेंट भी सबको हो चुकी है, सबको ऑफर लेटर भी आ गया होगा कि कहाँ पे किसको कॉलेज अलॉट हुए हैं। सो बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो फर्स्ट राउंड होते हैं इसकी जो आपको सीट अलॉट हो रहा है, तो आपकी इसके आगे के फर्दर प्रोसेस क्या है, फर्दर प्रोसेस एडमिशन के क्या है, आपको कैसे लेना है। लाइक दो कंडीशन होती है, दो केस होती है। एक वो जिनको सेकंड में जाके सेकंड अलॉटमेंट्स की उसे सेकंड वाला होता है ना, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करानी है। एंड एक वो होता है कि उसे ना फर्स्ट सीट अलॉटमेंट जो उसे हो चुकी है फर्स्ट राउंड में, उसी को उसने लॉक कर दिया। ये दो ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। एक ही फर्स्ट राउंड को आपने लॉक कर दिया, आपकी वो फाइनल है एंड वहीं आपकी एडमिशन भी हो जाएगी। एंड उसके बाद फिर एक आपकी सेकंड राउंड होती है, जैसे कि सेकंड राउंड के लिए आप वेट करते हो फिर, तो उसके लिए आपको सेकंड चॉइस को फील करनी पड़ती है कि हाँ सेकंड वाला मुझे मतलब फर्दर आगे प्रोसेस करवानी है। सो ये था बेसिकली, ये दो कैटेगरी होती है हमारे में। एंड दो कैटेगरी में अगर आप जिस भी कैटेगरी में, मैं आज उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। जिस भी कैटेगरी में आप हो, अगर आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज इस वीडियो में मैं इस दो कैटेगरी के बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कैटेगरी पे आते हैं कि जिसने ना कॉलेज फिल किया, लाइक उसने जो भी प्रेफरेंस लिस्ट में डाली थी और उसको वही कॉलेज लेना, जो कॉलेज उसको लेनी थी एंड उसकी रैंक अच्छे है, उसको वो कॉलेज अलॉट भी हो चुका है। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एडमिशन ही लेगा। वो सिर्फ वो सेकंड चॉइस फिल नहीं करेगा, वो एडमिशन ही लेगा और वो फर्स्ट चॉइस को टिक करेगा कि उसको एडमिशन यहीं पर लेना है। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए बेसिकली पूरा एडमिशन होता है। लाइक सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि जैसे कि आप सबसे पहले कॉलेज गए। कॉलेज में जाने के बाद जहाँ भी आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आप जिस भी डेट में आपको बुलाते हैं कि इतने इतने डेट को एडमिशन शुरू है, तो आपको उसी दिन जाना है। जब से एडमिशन शुरू होता है उसी डेट में आपको जाना है वहाँ पे। तो आप वहाँ पर जाओगे, एडमिशन होगा। तो कई कॉलेज में ऐसा कराते हैं कि जब एडमिशन हो रहा होता है तो मेडिकल चेकअप वगैरह जो होते हैं वो सारे मेडिकल वो हमारे मतलब टोटल एडमिशन के साथ ही करवा देते हैं, ताकि जैसे कि मेरे कॉलेज में ऐसा हुआ था, या एम्स गोरखपुर में ऐसा हुआ था कि आपको साथ में ही करा देते हैं, ताकि आपको जब आप एडमिशन अब जब यहाँ पे शिफ्ट होने आओ तो आपको दिक्कत ना हो मेडिकल में। तो क्योंकि उस बीच शायद कुछ फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं, तो कुछ की छुट्टियाँ भी होती है, जिसकी वजह से कि मेडिकल चेकअप अगर नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ पे हॉस्टल अलॉट नहीं होगा। तो सारे प्रोसेस होते हैं, तो मेडिकल चेकअप वगैरह साथ में ही कराते हैं बहुत सारे कॉलेजेस। तो आप ये माइंडसेट बना के आना कि आपके मेडिकल चेकअप भी हो सकते हैं, तो आपको रुकना पड़े यहाँ पर। जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं आई थी यहाँ पर, तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था बस एडमिशन करा के वापस आ जाना है, फिर जाना होगा मेडिकल चेकअप करवाने के लिए। बट ऐसा हुआ ना कि जब मेरे एडमिशन हुए और उसी वक्त फिर ना टीचर लोगों ने कहा कि आप लोग 1-2 दिन आप वेट कर लो, आपके ना मेडिकल चेकअप भी हो जाएंगे। और तो मेरे लिए तो प्रॉब्लमेटिक थी ये कि अगर मैं मेडिकल चेकअप अगर 2 दिन बाद फिर मैं वहाँ से अपने घर से यहाँ आना, मेरे लिए बहुत डिस्टेंस पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे आने में। तो ये आना जाना अप एंड डाउन करना ये सही नहीं रहता। तो मैंने अपनी टिकट कैंसिल करवाई वापस जाने की एंड फिर मैं रुकी थी मेडिकल चेकअप करने के लिए। फाइनली मैंने मेडिकल चेकअप वगैरह सब कुछ करा लिया था, उसके बाद ही मैं यहाँ से गोरखपुर से गई थी घर। उसके बाद फाइनल हमें रूम अलॉट भी हो चुका था हॉस्टल की, सिर्फ हमारी शिफ्टिंग थी जो कि डेट दे दी गई थी कि आपको इतने में आना है एंड शिफ्ट कराना है। तो हम फिर आए थे शिफ्ट वगैरह कराने। तो इसके लिए क्या हुआ ना कि हमें ज़्यादा आना जाना नहीं पड़ा। तो आप ये माइंडसेट लेके चलना कि आपको हो सकता है कि यहाँ पर रोका जाए, मेडिकल चेकअप भी साथ में करा लिया जाए। और हो सकता है मेडिकल चेकअप एक दिन में इतने सारे बच्चों के नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मेडिकल चेकअप बहुत लंबा प्रोसेस है एंड पेशेंट भी इतने सारे रहते हैं, उसके साथ साथ आपके मेडिकल चेकअप हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। बहुत सारे के सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत लेंदी प्रोसेस है, जिसकी वजह से आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, प्रॉपर मैक्सिमम 2-2.5 दिन लग सकते हैं। तो आपको हाथ में ये टाइम लेके चलना है कि आपको ये माइंडसेट बना के चलना है कि आपको मेडिकल चेकअप वगैरह भी साथ में हो सकता है यहाँ पर। कुछ कॉलेज ऐसा भी हो सकता है वो डेट दे सकते हैं कि आप बाद में आ जाओ चेकअप करवाने के लिए। और लेकिन जो दूर से आए हैं उसके लिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना अगर बीच का डेट डालेंगे तो, क्योंकि न्यू सेशन जो स्टार्ट होती है वो अगस्त में ही होती है। तो वो कोशिश करते हैं कि जुलाई में मेडिकल चेकअप वगैरह सब कुछ हो जाए। जब भी वो अगस्त में आए तो अगस्त में सेशन शुरू होने वाली होगी, तो उस वक्त मेडिकल चेकअप रह न जाए, तो ये कोशिश करते हैं वो लोग। तो बस मेरा इतना ही कहना था। और मैं बता रही थी कि एडमिशन के प्रोसेस क्या है। तो आप जैसे आओगे यहाँ पे, तो आपके सबसे पहले तो फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, एक फॉर्म, उसमें सारे आप अपने डिटेल्स वगैरह डालोगे। फिर डिटेल्स डालने के बाद अपने सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी
वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं एंड उसके कॉपीज़ वगैरह सब अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट में। वो फॉर्म के साथ सारे अटैच करने हैं एंड उसके बाद फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की। वो आपके एचओडी, जो भी कॉलेज के एचओडी होंगे, वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट की जब वेरिफिकेशन हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसे मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है। तो ये हो गए फर्स्ट कैटेगरी, जिसको एडमिशन लेना है वहीं पर लेना है, मतलब उससे सेकंड ऑप्शन के लिए नहीं जाना है। तो ये उनके लिए है। फिर उसके बाद एडमिशन के थोड़े प्रोसेस होते हैं, इतने होते हैं कि आपको फॉर्म फिल करने होते हैं एंड उसके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने होते हैं, सारे डिटेल्स डालने होते हैं। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है ना कि वेरिफिकेशन जब हो जाता है, उस वेरिफिकेशन होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं ओरिजिनल, तो वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको भेजा जाता है मेडिकल चेकअप करने के लिए, अगर मेडिकल चेकअप साथ हो रहे हैं तो। अगर नहीं होते हैं तो वो डेट देते हैं कि आपको कब करानी होती है मेडिकल चेकअप। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए आपको जाना पड़ता है। और उसके बाद जाने मेडिकल चेकअप करने हॉस्पिटल में आपको एक मतलब एक जैसे कि स्टाफ रहते हैं कॉलेज के, तो वो आपको लेके जाएंगे, वही करवाएंगे सारे। एंड पेरेंट्स भी साथ होते हैं, पेरेंट्स सारे सबके साथ होते हैं उस टाइम मेडिकल चेकअप के टाइम में, सब साथ होते हैं। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं कि ऐसे इधर जाते, सिर्फ पेरेंट्स भी साथ में होते हैं। उसके बाद फिर आपके जैसे कि मेडिकल चेकअप हो गया, तो उसकी जितनी भी चेकअप है, जितने भी उसके रिपोर्ट्स वगैरह जितने भी हैं, वो सारे रिपोर्ट्स आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है, डॉक्यूमेंट के साथ आपको फाइल में सबमिट करनी होती है। और वो डॉक्यूमेंट आपके 4 साल तक सारे सबमिट रहते हैं। और आपको जब यहाँ पर कॉलेज 4 साल बाद निकलोगे कोर्स कंप्लीट करके, तभी आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस मिलते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ले लिए जाते हैं। उसके बाद इसलिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ला रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर ये था फर्स्ट कैटेगरी वाले के लिए। तो अब आती है बात सेकंड कैटेगरी वाले के लिए क्या है, उसके क्या रूल है। तो उसके जैसे कि सबसे पहले तो उसके रूल ये हैं कि जैसे आपने सेकंड चॉइस आपने उसको चूज़ किया, जैसे कि आपको फर्दर प्रोसेस में जाना है, ठीक है, उस कॉलेज में आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कि उसको जो कॉलेज चाहिए वो शायद हो सकता है सेकेंड राउंड में मिल जाए, अभी फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पा रहा है, फर्स्ट राउंड की सारी कॉलेज सीट वो हो गई। तो हो सकता है कि आपको सेकेंड राउंड में लेना हो, कोई अच्छा कॉलेज लेना हो, या फिर कुछ भी, ये आपका प्रेफरेंस है। तो आपको चूज़ करना होता है सेकेंड ऑप्शन कि आपको आगे फर्दर काउंसलिंग के लिए आपको जाना है। तो क्या होता है, फिर भी आपको कॉलेज में रिपोर्ट करनी होती है, जो डेट देनी होती है। जैसे फर्स्ट राउंड वाले को सारे को, जहाँ भी आपको कॉलेज ऑफर हुआ है, आपको वहाँ जाके रिपोर्ट करनी होती है। आप भले ही आप आगे उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको आगे आपको रिपोर्ट करनी होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल वहाँ सबमिट करने होते हैं। आप जाओगे जैसे फर्स्ट चॉइस वाले ने भी जो किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप डालोगे। बस इसमें एक चीज़ ये होती है, आपकी मेडिकल चेकअप नहीं होती। बस क्या होता है ना कि आप जैसे जाओगे एंड जाने के बाद क्या होगा ना, आपके सारे जितने भी डिटेल्स वगैरह हैं, फॉर्म दिए जाएंगे, वही सेम फॉर्म जो सबको मिलते हैं, आपके फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। एंड उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उसमें अटैच करके एंड उसके सबसे पहले आप लोगों के वेरीफाई होते हैं। हम मतलब जिसको एडमिशन लेना है उससे पहले उसका वेरीफाई होता है, जिसको सेकेंड राउंड भी काउंसलिंग में जाना है, तो उसके वेरीफाई हो जाएंगे और उसको फिर घर भेज दिया जाता है सेम डे पे, क्योंकि उसको तो एडमिशन लेनी नहीं है, तो उसके मेडिकल चेकअप होंगे नहीं, तो उसको उनको भेज दिया जाता है। सिर्फ आपके सारे डॉक्यूमेंट लेकिन सबमिट हो जाते हैं। तो फिर बात आती है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, तो फिर जब हम लोग सेकंड काउंसलिंग के लिए दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट कैसे जाएंगे, बिना डॉक्यूमेंट के हम रिपोर्ट वहाँ कैसे करेंगे। सो देखो ऐसा होता है ना कि यहाँ जिसके भी डॉक्यूमेंट जिस कॉलेज में फर्स्ट राउंड वाले के जमा हो जाते हैं और उसे सेकेंड वाले राउंड में जाना है, तो वो वहाँ के कॉलेज वाले ही दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करते हैं डॉक्यूमेंट। लाइक जैसे कि मान लो कि आपने एम्स आपको मिला है, एम्स ऋषिकेश, एंड आप लेना चाह रहे हो, नहीं आपको मिला है एम्स रायबरेली या कुछ भी, और आप लेना चाह रहे हो एम्स ऋषिकेश। मान लो आपको सेकंड ऑप्शन में एम्स ऋषिकेश मिला, लेकिन एम्स रायबरेली में आपको रिपोर्ट करनी होती है। एंड रिपोर्ट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वो रख लेंगे, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो जब आपके एम्स ऋषिकेश आ जाएंगे, अगर आ गए तो वो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ सेंड कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं आया, अगर आप उसी में रह गए, तो आपको फिर से जाके फर्दर प्रोसेस करवानी पड़ती है, लाइक मेडिकल चेकअप वगैरह, और सब कुछ वेरिफिकेशन तो हो चुका है, बस मेडिकल चेकअप वगैरह फिर आपको करवानी होती है, एडमिशन लेना होता है, फिर हॉस्टल अलॉट होता है, ऐसी ही सारी चीज़ें करनी होती है। तो ये था सेकेंड कैटेगरी। तो सेकेंड कैटेगरी वाले की ऐसे होते हैं, लेकिन रिपोर्ट सबको करनी होती है रिपोर्ट। और जो सेकेंड लिस्ट आती है, तो ऐसा होता है ना कि सेकंड लिस्ट में भी आपको बहुत जल्द आ जाता है, ज़्यादा दिन का गैप नहीं होती है सेकंड लिस्ट में। सेकंड लिस्ट आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगती, कुछ सेकंड काउंसलिंग एंड प्रेफरेंस लिस्ट आपने जो डाली है,
जो भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा एक ही बार डाली जाती है, काउंसलिंग एक ही बार उसी टाइम होती है, वही काउंसलिंग आगे चलती है सेकेंड राउंड के लिए। जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है कॉलेजेस के, वो वही प्रेफरेंस लिस्ट उस सेकेंड काउंसलिंग में भी यूज़ होती है। बस आपको क्या करना होता है ना, फर्स्ट राउंड में सेकेंड चूज़ करना पड़ता है, सेकेंड ऑप्शन के आगे आपको फर्दर काउंसलिंग के लिए आपको पार्टिसिपेट करनी है, बस आपको ये चूज़ करना होता है, बाकी सारे प्रोसेस खुद ब खुद होते हैं। तो ये सेकेंड नंबर वाले के लिए था जो सेकेंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रही थी कि जैसे मैं बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि एडमिशन आप ऐसे करा सकते हो। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि मैं जब एडमिशन लेने आई थी मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था कि कैसे क्या होगा, एंड बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि मेरा माइंडसेट बिल्कुल नहीं था कि मेडिकल चेकअप भी साथ में ही होगा और इतना लंबा प्रोसेस, इतना लेंथी प्रोसेस मेडिकल चेकअप का होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं था। और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पर आई एंड मुझे 3 बार मेरे पेरेंट्स ने 3 बार टिकट कैंसिल किए हैं घर जाने के लिए, क्योंकि बार-बार डेट एक्सटेंड हो रहा था मेडिकल चेकअप करने के लिए, और मेडिकल चेकअप में 2 दिन लगे थे, प्रॉपर 2 दिन। तब जाके फाइनली चेकअप कंप्लीट हुआ, एंड उसके बाद जब आपके मेडिकल चेकअप कंप्लीट होते हैं तभी आपको हॉस्टल दिखाया जाता है, एंड हॉस्टल फिर अलॉट होता है, आपका रूम अलॉट होता है आपको। जैसे कि मेरे यहाँ पे एक रूम में 3 लड़कियाँ फर्स्ट ईयर में रहती हैं। तो अब मुझे सारे कॉलेजेस का नहीं पता, कुछ कॉलेजेस में 2 लड़कियाँ रहती हैं, कुछ कॉलेजेस में 3 रहते हैं, तो ऐसे-ऐसे है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको जाननी चाहिए एडमिशन जब आप एडमिशन कराने किसी कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी एम्स में। और अगर स्पेशली उन बच्चों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो माइंडसेट लेके चलना ही पड़ेगा कि अगर आपको वहाँ पे रुकना पड़े तो आपको वहाँ पर आप देख लो, ध्यान से समझ लो, सोच लो, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस मत करना, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए कोशिश करना कि जितनी बार हो सके चेक करो, कॉपी पेन एंड पेपर उठाओ, एंड उसके बाद उस पर लिखना शुरू कि क्या ये लिया है, ये लिया है, ये लिया। एंड मैंने डॉक्यूमेंट के एक वीडियो भी डाली है काफ़ी कुछ दिन पहले, तो आप वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट की वीडियो देख सकते हो। जितने भी डॉक्यूमेंट की नीड है आप एक बार उसको नोट डाउन कर लो और उससे मैच कर लो कि क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, टिक करते जाओ, टिक करते जाओ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं है आप एक बार देख लो, रीचेक कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर छूट गए और नहीं तो आप वापस आते-आते आपके एडमिशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि आप लेके चलो सारे डॉक्यूमेंट्स। सो इतनी आज के वीडियो में मुझे यही सारी चीज़ें बतानी थी, एडमिशन के प्रोसेस वगैरह। एडमिशन होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। एडमिशन आप आते हो, फॉर्म दिया जाता है, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ना सिर्फ डाल के सबमिट कर देना होता है। अगर प्रॉब्लम किसी चीज़ में होती है ना, तो वो डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में, कलेक्ट करने में, हर उसे जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट बहुत बच्चों के नहीं बने होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, और उसके बाद फिर मेडिकल चेकअप थोड़ा लेंदी हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, एडमिशन की फ़ीस बतानी थी मुझे। तो बेसिकली एडमिशन की फ़ीस अंडर 5 के ही सारे एम्स में रहते हैं फॉर 4 ईयर्स, मतलब टोटल 4 साल के आपके अंडर 5000 ही फ़ीस रहते हैं, जिसमें कि 1 के तो हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ीस होती है जो कि आप रिफंडेबल होती है। आप जब कॉलेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब वो फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। तो ये 1 के रिफ़ंड हो जाएगी, जैसे आपकी जितनी भी फ़ीस होगी उसमें 1 के आपको आफ्टर 4 ईयर्स रिफ़ंड हो जाएगी। तो जैसे कि हॉस्टल की कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, बस आपकी ये है कि बहुत सारे इसमें हो सकता है कि मेडिकल चेकअप में आपके कुछ पैसे लग सकते हैं, जैसे कि मेरे इधर लगा था, कुछ पैसे हमारे लगे थे इधर मेडिकल चेकअप में, तो कुछ पैसे लग सकते हैं, अंडर 1 के ही लगेंगे, बट मेडिकल चेकअप पूरी मेडिकल चेकअप आपकी होगी, पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन होंगे, तो आपके थोड़े लग सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि फ्री में हो जाएगा, या फिर बहुत सारे कॉलेज में फ्री में होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि पैसे ले सकते हैं। सो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कैश दोनों लेके चलना, क्योंकि एडमिशन के टाइम में ऑनलाइन ही कैश लिया गया था, हमसे ऑफ़लाइन नहीं ली गई थी। ऑफ़लाइन टीचर नहीं लेते हैं, सारे कैश स्कैनर से ऑनलाइन स्कैन करके ही लेते हैं। तो हमारी फ़ीस 3165 रुपीज़ थी। तो ये एम्स गोरखपुर की फ़ीस है, बाकी का मुझे नहीं पता। एम्स गोरखपुर की इतनी फ़ीस है जिसमें कि 1 के रिफ़ंडेबल है। तो बेसिकली देखा जाए तो 2165 रुपीज़ है, एंड 1 के रिफ़ंडेबल है, जो कि 4 ईयर्स के बाद रिफ़ंड हो जाएगी हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड बाकी के प्रोसेस अब आप जब कॉलेज आ जाओगे उसके बाद जितनी भी कुछ चीज़ें बच जाती है, वो कॉलेज आने के बाद जब आप क्लासेस करने लगते हो तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें होती जाती है, सेटल डाउन होती जाती है।
तो ये वीडियो का मेरा बनाने का बस मोटिव इतना था कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या क्या कैसे करना है, और बहुत सारे बच्चे पैनिक रहते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं ये छूट गया वो छूट गया। तो बस मेरा बताने का इतना मोटिव था कि आप जो मैंने गलती की है वो आप ना करो, एंड उसके बाद वरना बहुत परेशानी होती है। एंड उसके बाद फिर जब यहाँ पर आके मुझे कुछ दिन रुकना पड़ा था, मेरा माइंडसेट बिल्कुल नहीं था रुकने का, तो परेशानी बहुत हुई थी। तो आप ये सब देख लेना, और देख लेना कि अगर किसी को होम सिकनेस ज़्यादा है, मैं तो कहूँगी कि घर के नज़दीक ही कॉलेज लो, वरना बहुत बुरा होता है। जैसे कि मैं मतलब लिटरली घर जाने के लिए परेशान रहती हूँ हमेशा। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सब ध्यान में रखना, और एक बार देख लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स तो याद से रख लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ओके देन। तो फिर आप लोग को अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, एंड उसके बाद मैं कोशिश करूँगी सभी की रिप्लाई करने का। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हों और तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, और जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे वो सब्सक्राइब कर लो। एंड बहुत और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद आपके काउंसलिंग के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ज़्यादा टेंशन मत लेना, एडमिशन हो जाते हैं। बस डॉक्यूमेंट सारे रख लेना, एडमिशन हो जाएंगे अच्छे से, बस अपने डॉक्यूमेंट्स याद से रख लेना। और मेडिकल चेकअप भी हो जाते हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल चेकअप वगैरह भी अच्छे से हो जाते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हो जाएगा एडमिशन, और एकदम रिलैक्स रहो, कूल माइंड सेट के साथ आओ, एकदम रिलैक्स हो के आओ। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन। बाय बाय।